जनादेश में आपका स्वागत है और आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम नेता आज जरूर टीवी से चिपके होंगे और यहाँ से वहाँ से हर सोर्सेस से उनके पास जो जानकारी आ रही होगी उसको मन ही मन मंथन कर रहे होंगे। किसी के लिए ये दिन आज सबसे बड़ा दिन होने वाला है तो किसी के जीवन में बहुत बड़ी मायूसी भी लेके आने वाला है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे रिजल्ट उसके उल्टा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और रात में जब मैं अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग कर रहा था, करीब रात के 10:30 बज रहे थे, 10:30 से 11 बजे का समय था, तो मैं मुंबई से लौटा था और मैंने अपने सहयोगियों को बताया कि एग्जिट पोल के हिसाब से मुंबई में दर्जनों लोगों से बातचीत हुई, कोई भी एग्जिट पोल के ऊपर बहुत भरोसा नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कल का जो रिजल्ट आने वाला है वो एग्जिट पोल को सही साबित नहीं करेगा। करीब 10 सहयोगी मेरे सामने थे और सबके मेरे पास फ़ोन आए कि कल आप किस आधार पे बात कह रहे थे। मैंने कहा मैंने तो जितने लोगों से बातचीत किया, लोगों में एग्जिट पोल को लेके उत्साह नहीं था। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण तिवारी साथ बैठे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने साथी, हम लोग स्टार न्यूज़ के दिनों के साथी हैं। अमृतांशु राय जी साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र जी साथ जुड़े हुए हैं। चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट हैं अमृतांशु जी, उनसे लेता हूं। बहुत अनुभवी पत्रकार है, मेरे भी सीनियर रहे हैं। अमृतांशु जी, जो उत्तर प्रदेश में सबकी आंखें चौड़ी हो गई और रिजल्ट एकदम उल्टा आ गया और आता हुआ दिखाई भी दे रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ होगा या जनता के मन में ऐसी क्या बात आई होगी कि राम मंदिर जैसा मुद्दा फेल कर गया, मोदी जी का चेहरा फेल कर गया और बीजेपी का काडर जो है पूरी तरीके से लगा था, उसकी पूरी मेहनत फेल कर गई और रिजल्ट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 सीटों पे सपा आगे है, इसीलिए आप बहुत उम्मीदवार जरूर हैं। लेकिन ये बात मान लीजिए कि इनमें से 20 कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं और उसका असल रुख आपको 12 बजे से पहले नहीं पता चलेगा। और ये 20 अगर भाजपा के पास गई तो एग्जिट पोल के हिसाब के करीब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ये घंटा महत्वपूर्ण है, ये घंटा बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए आप सबसे महत्वपूर्ण घंटे में आए हैं। रजत जी का इंटरव्यू चल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने खूब चटकारे लेके बोला था कि 400 पार का नारा हमने दिया तो इंडी गठबंधन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम उनको किस जगह पे ले जा रहे हैं और वो कहाँ खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत इस पे मजा लेके बोला था। अब की बार 400 पार। अब ये बताइए, अब की बार 400 पार का जो नारा है वो कितना हकीकत से दूर हो गया है? बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। 390 100 सीट आप देखिए, 226 जो इंडिया को दिखा रहे हैं, इसमें 100 सीट भारत भर में वो सीटें हैं जो टक्कर की हैं और कांटे की टक्कर है। ये बहुत कम मार्जिन से जीत होनी है और इसमें बीजेपी का अपर हैंड है पूरे भारत भर में। ये जाकर के आपको 12 बजे से पहले इसका खुलासा नहीं होने वाला और ये जैसे ही बदला पूरी की पूरी गणित बदल जाएगी। यानी कि 39 मिनट हम लोग और इंतजार करेंगे और मुझे लगता है कि 39 मिनट के बाद 12 बजे तक छठे दौर का जो पूरा चरण होगा वो पूरा हो चुका होगा। अभी 4 दौर पूरा हो चुका था, थोड़ी देर पहले पांचवां दौर जी। तो 12 बजे के बाद छठे दौर की जो काउंटिंग है पूरी हो चुकी होगी। अपने कुछ और सहयोगियों को हम बात करना चाहेंगे। पवन सिंगर से सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद अभिषेक के पास आएंगे। पहले मैं पवन से बात करना चाहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूरा मामला है, हमारा जो है होम प्रदेश भी है और होम डिस्ट्रिक्ट में भी देख रहे हैं बीजेपी वहाँ अच्छा परफॉर्म करती हुई नहीं दिख रही है। पवन, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का काडर अपनी ओर से पूरे मुस्तैदी से लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी जैसा परिश्रमी मुख्यमंत्री जो रात्रि में सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बराबर ही शायद लगता है वो भी सोते हैं 3 घंटे और सुबह जग के वो भी काम पे लग जाते हैं और बहुत परिश्रम किया उन्होंने। मैं कह सकता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी, इन तीनों लोगों ने सर्वाधिक रैलियां की और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के थे वो सबके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने दावे पेश किए, अपना जो मैनिफेस्टो पेश किया, वो भी सबके सामने है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से कह रहे थे कि हमारी सीटें 25 से ज़्यादा आएंगी और इस पर हमारी आपकी चर्चा भी लगातार हो रही थी। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर
बैठ के मंथन करेगी कि भाई हम कहाँ पीछे रह गए। तो एक रिपोर्टर के नज़रिए से, एक उत्तर प्रदेश के एडिटर की हैसियत से आप क्या मानते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को पीछे छोड़ गया और अखिलेश यादव को आगे ले गया? उपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के अगर नजरिए से आप देखेंगे तो तीन बड़े फैक्टर आपको सबके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहला फैक्टर है कि अभी जो मार्जिन वोट है, जो कांटे की टक्कर आपको दिखाई दे रही है कि 35 सीट पे समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी इस वक्त तक जो मार्जिन लीड है वो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 है, जबकि इससे पहले के चुनाव में जब आप देखते थे तो वो मार्जिन 1,60,000, 70,000, 80,000 हुआ करता था। तो ये मान करके चलिए कि 1 बजे तक ये रुझान ऐसे ही आपके सामने आएगा और 22 ऐसी सीटें हैं जिसमें 2,200 से 3,000 वोटों से जो इंडिया गठबंधन है वो लीड कर रहा है। तो ये एक राउंड के काउंटिंग में मार्जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कवर कर सकती है या दूसरी पार्टी कवर कर सकती है। तो 1 बजे का तकरीबन समय मान करके चलिए कि पवन जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं उनके बारे में बताइए, और हमारा जो गृह जनपद है गाजीपुर, उसके बारे में बताइए कि क्या चल रहा है वहां पे। देखिए, जो गाजीपुर है गृह जनपद, उसके अलावा फतेहपुर सीकरी है, बलिया है, बदायूं है, फिरोजाबाद है, उसके अलावा गोंडा है, कैसरगंज है, इस तरीके की जो सीटें हैं वहां पे जो मार्जिन है वो बहुत कम है। लीड जो है इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा नहीं लेकर के चल रही है और ये मान करके चला जा रहा है कि अभी 7वें राउंड का जो है ये काउंटिंग चल रही है। उसके बाद 21 राउंड तक तकरीबन ये काउंटिंग होनी है। तो अभी जो मार्जिन है वो किसी तरीके से कहा नहीं जा सकता है कि किसी पार्टी को ज्यादा है। पवन, माना जा रहा है कि पवन, अभी 4-5 दिन पहले मेरी उत्तर प्रदेश के भी और चैनलों के रिपोर्टरों से बातचीत हुई थी, जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैं उन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम आपको बता रहा हूँ। बताया गया था मुझे कि मोहनलालगंज काफ़ी टफ सीट है, फंसी हुई है। प्रतापगढ़ काफ़ी टफ सीट है, फंसी हुई है। मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज जो है काफ़ी टफ सीट है, फंसी हुई है। यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। देवरिया में भी बहुत कांटे की टक्कर है। तो इन सीटों के बाद इवन इलाहाबाद के बारे में बोला गया था कि उज्जवल रमन सिंह, और चूंकि रेवती रमन सिंह जी का एक जो पुराना वहाँ से जुड़ाव रहा है और वहाँ पर्सन टू पर्सन लोगों को जानते हैं। नीरज त्रिपाठी जी के पिताजी बेशक बड़े नेता थे, लेकिन नीरज त्रिपाठी की सीट भी वहाँ बहुत निकलती नहीं दिखाई दे रही थी। उज्जवल रमन सिंह आगे दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की एनालिसिस करें तो आप इन सीटों के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसी स्थिति अभी? उपेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा पॉइंट मेरा यही था, पहली बार वोट पैटर्न जो देखा गया इस बार लोकसभा के चुनाव में, वो देखा गया कि जो जातियां हैं, यानी पहले आप जब पहले के चुनाव में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट होता था, उसमें जो M फैक्टर था वो पहले भाई फिर दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने का काम किया करता था। 2017 के बाद MY एक साथ एकजुट होकर के एक पार्टी को वोट करने लगा। पहली बार 2024 के इस चुनाव में देखने को मिला है कि जो हिंदू मतदाता हैं उनमें पहले जिस जाति का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था उस जाति के सारे लोग उस प्रत्याशी को सपोर्ट करने का काम किए। उसके अलावा जो PDA समाजवादी पार्टी ने चलाने का काम किया उसका इंपैक्ट देखने को मिला। संविधान बचाओ का जो नारा इंडिया गठबंधन ने दिया था उसमें जो खास तौर से दलित वोटर बैंक है, जो दलित वोट है, उसमें यूथ जो था वो किसी न किसी तरीके से संविधान बचाओ मोटिवेशन में आकर के इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का रुख किया है। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को किसी ने वोट किया है तो महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की आप बात कर लीजिए, उसके अलावा दलित महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे वो राशन इंपैक्ट की बात कर लीजिए या जो उज्ज्वला योजना है उसकी बात कर लीजिए, तो इस तरीके का इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दिया। लेकिन पहली बार हिंदू वोटरों में बंटवारा साफ तौर पे दिखाई दिया, प्रत्याशी की वजह से, पार्टी की वजह से। जैसे फतेहपुर सीकरी है, वहां पे नाराजगी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो छत्री नेता थे वो मंच पे जाकर के जो वहां पे जाट प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया, उसके खिलाफ एक तरीके से वहां पे प्रचार हुआ कि सांसद ने क्या काम किया। तो
एक तरीके से जो नाराजगी प्रत्याशी वाइज था वो इस रुझान में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की मेहनत की वजह से जो इंपैक्ट अभी तक 12 बजे तक ये मान करके चला जा रहा था कि 60 से 70 हजार तक का ये अंतर आपको दिखाई देगा, वो अंतर 10,000 से नीचे है या मैक्सिमम 15,000 20,000 तक जाने का काम आपको दिखाई दे रहा है। पवन, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और बड़ा फैक्टर है जो आपकी बात सुनते सुनते दिमाग में आया। जो इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव को कंडक्ट कराने की जो डेट्स निकाली थी वो अक्सर वीकेंड्स पे निकाली, और ये भी एक चीज़ निकल के आया कि लोग फ्राइडे की लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी लेकर के, मान लीजिए फ्राइडे को चुनाव तय किया, सैटरडे को तय किया, तो लोगों ने फ्राइडे की छुट्टी लेकर के 3 दिन का अपना जो है छुट्टी प्लान कर लिया। लोग पहाड़ों में चले गए, उत्तराखंड के पहाड़ों में निकल गए, यहाँ निकल गए। इसी तरीके से मुंबई में भी मैंने देखा कि लोग वहाँ पे लोनावाला निकल गए, महाबलेश्वर निकल गए, खंडाला निकल गए। क्या इसका भी अंतर उत्तर प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो बहुत वोट डालने के चक्कर में नहीं रहते, और जो बीजेपी के काडर वोट हैं खासे, अगर वो वोट डालते तो बीजेपी को ही डालते? क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिला जो वोट परसेंटेज कम हुए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने उपेंद्र जी, क्योंकि इसका इंपैक्ट दिखाई दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये वोट बैंक सीधे तौर पर शहरी वोट बैंक था और भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आता रहा है हमेशा से। और वो जब छुट्टी मनाने जाता है या ये कहिए कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर गया तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जो संभ्रांत परिवार था, उनके घर की महिलाएं बाहर निकल करके वोट देने का काम नहीं की। उसका इंपैक्ट आपको सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे दिखाई दिया निश्चित तौर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर कारण था, जैसे फैजाबाद में अवधेश प्रसाद हैं, इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वहां से एक तरीके से जो पासी वोट बैंक था एक तरीके से स्वेप करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का काम किया। उसके अलावा जब गोंडा आप जाते हैं तो बेनी प्रसाद वर्मा की वहां पे पोती चुनाव लड़ रही हैं, वहां से वोट बैंक जो कुर्मी वोट बैंक है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना मान करके चल रही थी, कहीं ना कहीं उसने उस प्रत्याशी को वोट देने का काम किया जो उसकी जाति से आने का काम कर रहा है। उसके अलावा बलिया आप जाएंगे, जिस देवरिया का आपने जिक्र किया, वहां पे ब्राह्मण वर्ग से छत्री होने का काम हुआ। बलिया में ब्राह्मण वर्ग से छत्री होने का काम किया। वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं वो रुचि नहीं दिखाए जो अन्य चुनावों में दिखाते थे। यानी बलिया में जब जाएंगे आपको तो वीरेंद्र सिंह पवन, दो सवाल और आपसे लेके, अभी आप बने रहिएगा, अभिषेक के पास जाएंगे। 2 सवाल आपसे और ले रहा हूं। एक सीट काफी चर्चा में आ गई थी धनंजय सिंह के जेल जाने के कारण। धनंजय सिंह मेरे मित्र भी हैं, पुराने मित्र हैं, और उनसे लगातार मेरी बात होती रहती है। तो एक जौनपुर के बारे में आपसे जानकारी लूंगा, और दूसरा जो सबसे चर्चित सीट है उत्तर प्रदेश में, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी होंगी, अयोध्या, लल्लू सिंह जी वहां चुनाव लड़ते हैं, उनसे भी मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है। इन दोनों सीटों के बारे में बताइए, फिर हम अभिषेक के पास सीधे मुंबई जुड़ते हैं। उपेंद्र जी, अगर फैजाबाद आप जाएंगे तो लल्लू सिंह को जो टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, पहले कयास लगाया जा रहा था कि एज फैक्टर की वजह से और जो 2 बार का कार्यकाल था उसकी वजह से उनका टिकट कटेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट रिटेन किया। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको टिकट देने का काम किया। और जिस तरीके से हिंदू वोटरों में बंटवारा हुआ, यानी जो पासी वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहा था, वो सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद के साथ जुड़ गया। और MY फैक्टर पहले से चल रहा था जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ था, उसको मिलाकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं लल्लू सिंह के टक्कर में आकर के अवधेश प्रसाद खड़े हो गए और वो रुझानों में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जब जौनपुर जाएंगे तो धनंजय सिंह को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, वहां पे पहले उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं जो छत्री वोटर्स थे वो वहां पे नाराजगी दिखाने का काम किए। उसके बाद धनंजय सिंह ने अपील किया। वहां पे बाबू सिंह कुशवाहा है, बाबू सिंह कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जो जौनपुर क्षेत्र में जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम बीएसपी सरकार के दौरान बाबू सिंह कुशवाहा ने किया। उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि हर घर में, और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट एक तरीके से माना जा रहा था ओबीसी, जिसमें कुशवाहा समाज, कुर्मी और तमाम सारे लोग आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छटकने का काम किया। और उसका इंपैक्ट आपको सीधे तौर पे जौनपुर हो, एक तरीके से फैजाबाद हो, बलिया हो, तमाम जैसे शहर जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पे सीधे तौर
पे दिखाई दे रही हैं। और जौनपुर में भी यही स्थिति है कि जब जो वहां पे बाबू सिंह कुशवाहा और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो मुंबई से आकर के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरीके से बाहरी का भी नारा वहां पे इंडिया गठबंधन ने देने का काम किया। और बीएसपी ने जो प्रत्याशी बदला, श्याम सिंह यादव जो सांसद रहे, वो उस तरीके से एमवाई में इंपैक्ट नहीं डाल पाए उपेंद्र जी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये टक्कर सीधे तौर पे इसलिए आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 1 बजे तक आपको जो रुझान है वो धीरे धीरे रिजल्ट में बदलते नजर आएंगे। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें आप उलटफेर सीधे तौर पे देखेंगे, चाहे वो पवन, एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, हमारे सारे साथी जुड़े रहेंगे